जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सिंह परिहार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरंभ एजुकेशन हब पर। जैसा कि कंटिन्यू सीरीज चल रही है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, और आज मैं नेक्स्ट सीरीज लेकर आया हूं। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, मौलिक अधिकार और मूल अधिकार से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मौलिक और मूल अधिकार। मौलिक अधिकार और मूल अधिकार क्या कहलाते हैं, पहले इसके बारे में अपन दोनों एक कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मौलिक अधिकार क्या। भारतीय संविधान में एक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी समझा देना चाहता हूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में जो हमको अधिकार या शक्तियां प्रदान की है, इसके पहले की जो मैंने वीडियो बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो शक्ति प्रदान करते हैं वो कौन, किसके द्वारा? जनता के द्वारा शक्ति प्रदान की, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ठीक है, अब्राहम लिंकन की कहानी, ये वाक्य। तो इसके बारे में यहाँ पर जहां पर जनता के हितों का संरक्षण किया जाए, जनता को पावर दे दिया जाए, उसे ही अपन क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ज्यादा अपने को इतना ज्यादा ये डीप लेकर नहीं जाना है। जो जनता के हितों का संरक्षण करे, जनता को पूर्ण रूप में स्वतंत्र रखे, जनता को अपने खुद आगे बढ़ने के लिए जितने भी प्रायोरिटी दी जाती है वो किसमें आती है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार में। ठीक, इसे अपन संवैधानिक अधिकार के नाम से जानते हैं। हमें भी पता है कि हमको संविधान द्वारा ये सारी शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए इसे कई बार पूछ लेता है मौलिक अधिकार को किस नाम से जानते हैं, तो संवैधानिक अधिकार के भी नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, जैसा कि ये कौन सा भाग तीन में है और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 के बीच क्या है? मूल अधिकार या आपके मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। यह अधिकार हमको कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। इस अधिकार में कई बार भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। अभी मैग्ना कार्टा क्या है इसको आप सुन लीजिए, पहले 2 मिनट आगे बता देता हूं। मैग्ना कार्टा एक ब्रिटेन से लाया हुआ वर्ड है। ठीक है, इसे हिंदी बोलेंगे अधिकारों का पुलिंदा। पुल, ठीक है ना। बहुत सारे अधिकार इसमें दिए जाते हैं, बहुत सारे अधिकार इसमें दिए जाते हैं, वही मैग्ना कार्टा कहलाता है, अगर अधिकारों का पुलिंदा। एक्चुअल में क्या था कि ब्रिटेन के वहां के जो शासक थे, वो जो कहां से आया ये बता रहा हूं मैं, मैग्ना कार्टा कहां से आया। ब्रिटेन का जो शासक था वहां पर मजदूरों के लिए वहां पर उन्होंने मैग्ना कार्टा अधिकार दे दिए थे, और वहीं से ये शब्द बन के आया है आपका भाग 3 मैग्ना कार्टा। ब्रिटेन के मजदूरों को वहां पर स्वतंत्रता के लिए, एक तरीके से देखा जाए तो अपने जीवन को जीने के लिए वहां पर बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे। उन अधिकारों में इतने ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे कि बहुत सारे अधिकारों का पुलिंदा, अगर हिंदी में से देखेंगे आप तो अधिकारों का पुलिंदा, पुल बांधते हुए बहुत सारे अधिकार, उसे ही अपन मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें हमारे मूल अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे इसके अलावा हमारे संवैधानिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। इसके अलावा जब हमारा संविधान बना, पास हो गया, लागू हो गया, ठीक है, फाइनली सारी चीजें स्टार्ट हो गई 26 जनवरी 1950 में, तो वहां पर पहले हमारे जो मूल अधिकार थे उनकी संख्या कितनी थी? 7। ठीक, स्टार्टिंग मोमेंटम में जब हमारा संविधान बना उस समय पर जो हमारे मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। लेकिन इसमें एक नया चेंजिंग आया, और यह चेंजिंग आया 1978 में। 1978 के जब 1978 का सन, उस समय 44वें संविधान संशोधन के 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। याद रहेगा दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हमारे 7 में से एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और इस अधिकार को कानूनी मान्यता दे दी गई, कानूनी अधिकार से जाना जाने लगा। और इस प्रकार वर्तमान में यह है 300A आर्टिकल, अनुच्छेद 300A पर इसका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, तो अब कितने हो गए वर्तमान में? अगर आपसे पूछे कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7। हटा कौन था? संपत्ति का अधिकार। अब वो संपत्ति का अधिकार किसमें है? 300A में। यह अधिकार कौन से नाम से जाना जाता है? कानूनी अधिकार के नाम से। ठीक है दोस्तों,
यहां पर आगे चले, मौलिक अधिकार में आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जबकि कानूनी अधिकार में रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार में रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार में रिट जारी नहीं किया जा सकता। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन क्रॉस पूछता है कि रिट सरकार किसी के खिलाफ रिट, सॉरी आपके सुप्रीम कोर्ट है किसी के खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं, तो फिर आपको याद रखिएगा मौलिक अधिकारों में। ठीक, इसके अलावा अब स्टार्ट करते हैं अपन वो 6 जो हमें संविधान द्वारा प्रदत्त है, और उसमें से पहला जो आप देख रहे हैं उसे बोलते हैं अपन समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार समान रूप से सभी लोगों को रहने के, जीने का, सबको समान बैठने का, बोलने का, घूमने का, फिरने का, सभी प्रकार की समानता दी जाएगी। यहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या छोटा या बड़ा या अमीर या गरीब, यहाँ पर कोई भी औचित्य वहां पर नहीं है। और यह है आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में केवल कहानी समता या समानता के बीच में बताई गई है, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी घूमने, कहीं भी जाने, कहीं भी रहने, कहीं भी निवास करने, कभी कहीं भी अपना जीवन यापन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। ठीक है दोस्तों, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अगर हमारा कोई शोषण करता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, आवाज उठाने का अधिकार है, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है, आर्टिकल 23 और अनुच्छेद 24 में है, जो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार। कई बार वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि छोटे बच्चों का जो बारात शाम होते हैं उनसे कार्य करवा लिया जाता है, कारखानों में लगाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। ठीक, तो ये सब चीजें किसमें आएंगी? शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार में हिंदू मंदिर, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर इनको देखा जाए, ठीक है, तो इनके एक अलग अलग धर्म गुरु हैं, अलग अलग इनकी मान्यताएं हैं, अलग अलग इनके चिन्ह हैं, अलग अलग इनका स्वरूप है, क्योंकि धर्म में बटे हुए हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बाइबल पढ़ने का अधिकार सभी को है, कुरान पढ़ने का अधिकार सभी को है, गीता पढ़ने का अधिकार सभी को है। इसी प्रकार जितने भी सिख समुदाय हैं वहां भी हर प्रकार का मोमेंटम जो है सभी को है, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या समुदाय का व्यक्ति हो। ठीक, इसके अलावा आता है, आपको बता दो 25 से 28 तक बता चुका हूं, 25 आर्टिकल से 28 आर्टिकल के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30। शिक्षा का अधिकार, सभी लोगों को शिक्षित होने का अधिकार, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, हमारे पास जो पावर दिए गए हैं, सभी को शिक्षा का अधिकार, सब कोई पढ़े, सब कोई आगे बढ़े। ठीक है, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आता है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपको बता दूं, इससे पहले मैंने बताया था आर्टिकल 32, ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। तो ये जो आर्टिकल 32 वहां पर संवैधानिक उपचारों का आधार, हमारे जो संविधान है, जो संवैधानिक हमको दर्जा, उनका पूर्ण रूप से उसका समायोजन किया जा सके। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब स्टार्ट करते, ये समझ में आ गया, यहाँ पूरी कहानी समझ में आ गई। पहले स्टार्टिंग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। स्टार्टिंग मोमेंटम में कितने थे? यह हमारे कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, जहां पर इसे मैग्ना कार्टा, भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। इस मैग्ना कार्टा में जो ब्रिटेन से लिया गया, जो मजदूरों के लिए दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर ये पहले स्वतंत्रता के पश्चात 7 मौलिक अधिकार थे। 44 में संविधान संशोधन 1978 में घटकर कितने हो गए? 6 हो गए, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। इसके अलावा मौलिक अधिकारों में रिट जारी कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार जो कि कानूनी अधिकार है, उन पर रिट जारी न्यायालय नहीं कर सकता है। यहाँ पर ये पूरे आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। अब आते हैं पहला संविधान का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। ठीक, पहला है विधि के समक्ष समता। विधि, कानून सभी के लिए बराबर होगा, वहां पर किसी के लिए ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं होगा, जो कि आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, स्थान विभेद। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी स्थान को लेकर वहां पर अप्रत्याशित रूप से विभेद हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 16 लोक नियोजन।
लोक नियोजन शब्द क्या होता है? ये सरकारी नौकरियां, सरकारी टेंडर, सरकार जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी योजनाएं हैं या फिर सरकारी नौकरियां, लोक नियोजन, वहां पर हम किसी को नहीं रोक सकते कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। लोक नियोजन का मतलब है सभी प्रकार के समान अवसर की यहां पर समानता होगी। इसके अलावा आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, यहां पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। और आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। फाइनली जो भी आपको ट्रेजिडी दी जाती है, उपाधि जो दी जाती है, उसका 18 आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। 14, 15, 16, 17, 18 इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन पूछता है वो है आर्टिकल 17 से, जिसमें है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत। ये क्वेश्चन कई बार रिकॉल किया जा चुका है कि अस्पृश्यता, चाहे सभी जब 90% एग्जाम में ये ज्यादातर पूछता अस्पृश्यता, ठीक, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर शुरू से ही कुरीतियां रही आई हैं, लोगों को उसमें समझने सोचने में दूर, मतलब एक नीच जाति के लोगों को दूर हटाना, ठीक है, उच्च सवर्ण जाति के लोगों को हाईलाइट किए, तो ये कहीं ना कहीं कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? अस्पृश्यता का अंत, और इसके बाद है 18 उपाधियों का अंत, ठीक। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। विधि, धर्म, लोक नियोजन, अस्पृश्यता, उपाधि। 14 में विधि, 15 में धर्म, 16 में लोक नियोजन, 17 में अस्पृश्यता और 18 में उपाधियों का अंत, ठीक। तो ये पहला अपना कंप्लीट होता है समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल कहां से? 14 से 18 के बीच में है। 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधियों का अंत, 16 लोक नियोजन, धर्म, जाति और 14 विधि, धर्म, जाति, लोक नियोजन, अस्पृश्यता, उपाधि, विधि, धर्म, जाति, लोक नियोजन, अस्पृश्यता, उपाधि, ठीक है। 2-3 बार जब आप मनन करेंगे, याद करेंगे, कई बार बहुत से लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर याद नहीं होती। देखिए याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं, लेकिन इसका एक सिंपल बता दूं कि आप उसको बार बार मनन करिए, 1 बार 2 बार रिकॉल करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे याद नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा अपन आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। स्वतंत्रता के अधिकार, यह आर्टिकल मैंने आपको पहले बता दिया, स्वतंत्र रहने का, हम कहीं भी आने जाने का, ठीक है। इसके अलावा हमको अपनी जिंदगी जीने का, हमारी अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता, सभी चीजों की स्वतंत्रता, ठीक। तो आगे देखते हैं इसमें आता है आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैंने आपको बताया अपना व्यक्तित्व आप किसी भी सामने बोल सकते हैं, बता सकते हैं, अभिव्यक्त भाषण दे सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। जितना है बोलना है बोलो, ठीक है, सबके बारे में बोलो, किसी के बारे में बोलो, ऑलरेडी सबके बारे में बोल सकते हैं आप, आपको स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, गुस्सा दिखा सकते हैं आप, प्यार दिखा सकते हैं आप, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, बट डजंट एजेंस, लाइक करिए तो ओके, नहीं लाइक करिए तो भी ओके, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पढ़िए, वो जरूरी है। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व व देश का विकास। याद रखिएगा, जब आपकी व्यक्तित्व क्षमता बढ़ेगी तभी देश का विकास संभव है। हमारे व्यक्तित्व अभिभाषण में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाले को हम अट्रैक्ट कर सके, रिज्यूम कर सके, कैपेबिलिटी अपनी दिखानी है, ठीक है। इसके अलावा वो हमारे अभिव्यक्ति, मतलब विभिन्न प्रकार के, चाहे आप किसी भी रेंज पर जाए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाए, रीजनल एरिया में जाए चाहे डिस्क्रिप्टिव एरिया में जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा पहला, अब इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहला व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता, मैंने आपको पहले बता दिया, किसी को कुछ भी बोल दो। गांधी जी एक्सपायर हो गए, गांधी जी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या बोले, गांधी जी क्या करके गए, ये हो गया वो हो गया, तो गांधी जी उस समय क्या करके गए उससे मतलब नहीं है, बट आज उनको लगता है उस समय की कंडीशन वो तो थे नहीं, लेकिन आज एक पान की टपरी पे बैठकर पूरी राजनेता, मतलब अपनी नेतागिरी कर लेते हैं। कई बार एक छोटे से पान के टपरी में चाय की चुस्कियां लेते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को वैसा नहीं करना चाहिए। अरे भैया, वो जो कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव है, आप अपना कार्य अच्छे से करेंगे तो वो अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलने की स्वतंत्रता, एक कोई भी छोटा से छोटा व्यक्ति आकर किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। दूसरा है शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता,
भैया अब हमारी बात न मानेंगे तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या गुट बनाएंगे, समुदाय बनाएंगे, अपनी पार्टियां ही कुछ लोग बना लेते हैं, ठीक है। खैर उसके बारे में मुझे कमेंट नहीं करना। खैर शांतिपूर्ण एकत्र होने की यहाँ पर आप शांतिपूर्ण एकत्र हो सकते हैं। इसके अलावा सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, भैया आप किसी समूह को भी बना सकते हैं, सभा भाषण दे सकते हैं, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है आपके पास, ठीक है। आप दूसरों की गलतियों को उजागर कर सकते हैं, अपनी गलतियां स्वयं नहीं देख सकते लेकिन दूसरों की गलतियां आपको जरूर दिखेंगी। क्लियर, आगे चले। भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हैं। दिल्ली से आपको अगर बोला जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक आप पहुंच सकते हैं। यहां पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, भैया इस स्टेट में मत जाओ, इस स्टेट में मत जाओ। जहां भी आपको रहना हो, जहां भी आपको जाना हो, आप सभी जगह आवागमन कर सकते हैं। चाहे वो कहानी जम्मू से कन्याकुमारी हो और चाहे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश या असम तक की हो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भारत में निवास करने की, ठीक, आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, घूम फिर सकते हो तो ठीक है, निवास भी कर सकते हैं, रह सकते हैं। चाहे दिल्ली के रहने वाले हो, चाहे आप इंदौर के रहने वाले हो, कहीं के भी रहने वाले हो, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के जीविकोपार्जन, भारत में किसी भी जगह पर अपनी जीविका आप कमा सकते हैं, रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं। यह हमारे संविधान में पूर्णतः क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब इसको याद करने के लिए, याद करने का एक सीधा अगर कैप्शन माइंड आपको बोलूं तो आपको ट्रिकी बोला जाए कि एक व्यक्ति था, पहले उसने बोलने की स्वतंत्रता भी धीरे करते दी, फिर मतलब एक नॉर्मल वे में आप इसको समझिए, ज्यादा हाईटेक करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ बुकों में आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर वाला जो आर्टिकल 370 विशेष राज्य का जो दर्जा है और आर्टिकल 35A, ठीक है, जहां पर रहने जो ये दोनों चीजें समाप्त की जा चुकी हैं। आपको पहले ही पता नहीं है, अभी भी पता है, हमेशा पता ही रहेंगी, ठीक। तो आर्टिकल 370 हटाया जा चुका है। यहाँ पर कई बार अपवाद पूछता था, जो अपवाद पूछता था उस अपवाद का पूर्णतः अंत हो चुका है। और 35A वहां पर जम्मू कश्मीर में भी आप वादियों के बीच में जाकर अपने घरों बना सकते हैं, रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। अभी घूम फिर तो पहले ही सकते थे, मतलब रहने का है, जिसकी इच्छा हो पेड़ों और वादियों के बीच रहने का, तो वो भी जाकर वहां रह सकता है, ठीक है। आगे चले, आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20। इस अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण, अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराध का जब दोष सिद्ध हो जाएगा तो उसके लिए अपन संरक्षण कैसे देंगे, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं अपन। पहला है उसे उसी कानून में सजा दी जानी चाहिए, पहला है उसे उसी कानून में सजा दी जानी चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध 2015 में किया या 2020 में किया, जिस समय वो अपराध कर रहा था, जिस समय मान लीजिए उसने चोरी के लिए उसने 2015 में जब चोरी की या 2020 में जब चोरी की, तो 2020 में चोरी अगर बोला जाए तो उसके कितने वर्ष की थी, 6 माह की सजा थी। लेकिन 2022 में उसकी सजा कितनी हो गई, 10 साल की हो गई, या फिर 5 साल, बहुत ज्यादा हो गया, 5 साल कर लीजिए, 6 माह थी, कितनी हो गई, 5 साल हो गई। अब जब 2022 में सजा कितने साल की हो गई, 5 साल, और उसको जो लिया गया था कब, 2020 में, ठीक है ना। तो जब 2020 में सजा कितने साल की थी, 6 माह की, या 2022 में बढ़ के 5 साल की कर दी गई, तो उसको सजा किसके हिसाब से मिलेगी, 2020 के हिसाब से मिलेगी कि 2022 के हिसाब से, 2020 के हिसाब से, और उसको सजा 6 माह की मिलेगी, 5 साल की नहीं, ठीक है ना। तो ये पहला है, उसे उसी कानून में सजा दी जाएगी जिस समय वह गिरफ्तार हुआ था, जिस समय वहां पर नियम कानून, भले वो रात के 11:59 पर कानून क्यों नहीं चेंज हो जाता है, ठीक है ना। 11:59 दूसरे दिन अगर 11:59 में उसको रिपोर्ट हुआ, उसके खिलाफ FIR हो गई, 1 मिनट बाद होता है, तब वो उसके पहले हो जाता है, तो वो फिर कैपेबल नहीं होगा। दूसरा है खुद के विरुद्ध गवाही बाध्य नहीं, आप उसको खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते, किसी को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा है एक अपराधी को एक ही बार सजा है। इसका सीधा कमांड है कि एक अपराधी को एक ही बार सजा मिलेगी, चोरी की सजा तो चोरी के ही लिए मिलेगी, बार बार नहीं, उसी की चोरी की सजा लगा दीजिए, उसी की डकैती की सजा लगा, उसी की मारपीट की सजा, तो उसको एक बार में केवल एक ही सजा मिलेगी।
इसके अलावा इसमें 3 आपको समझ में आ गया, उसको उसी कानून में सजा। डेट आपको पता है 2020 में अगर 6 माह की है, 2022 में 7 साल की हो जाती है, लेकिन 2020 में उसने अगर कृत्य किया है, उसने चोरी की है, तो उसको सजा 2020 के हिसाब से मिलेगी, 2022 के हिसाब से नहीं। इसके अलावा खुद के विरुद्ध गवाही बाध्य नहीं, ठीक है, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते और खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए एक अपराध की एक ही सजा मिलती है, ठीक है दोस्तों। अगला आता है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यह आर्टिकल 21 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ठीक, उसे जीवन जीने का अधिकार है। इस जीवन जीने अधिकार में एक नया अधिकार ऐड किया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, निजता का अधिकार है, आपको याद करना, निजता का अधिकार ऐड किया गया इसको। यह यहाँ पर कहीं भी जाकर आप किसी देश पर जाकर अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं, दवाई करा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा 21A आपको बता दूं कि जब ये बना था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उस समय पर ये नहीं जोड़ा गया था, लेकिन बाद में इसको यहाँ पर जोड़ दिया गया। और 21A प्रारंभ में, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21A में है, याद रखिएगा, पहले ये नहीं जोड़ा गया, 2002 में इसे ऐड कर लिया गया। अगला आर्टिकल है 22 अनुच्छेद 22। इसके बारे में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। तो आपको पहले गिरफ्तारी होगी कि पहले अपराध, तो यहाँ पर पहले क्या होगी, पहले होगा अपराध और बाद में होगी गिरफ्तारी। तो याद रखिएगा आपको ट्रेंडिंग यहाँ से भी कि पहले अपराध किया जाता है और बाद में होती है गिरफ्तारी, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 20 में पहले क्या है अपराध और 22 में क्या है गिरफ्तारी, कि पहले हो जाती है, ऐसा तो होता नहीं है आपको पहले गिरफ्तार कर ले बाद में आप अपराध करो, पहले आप अपराध करेंगे फिर आपको गिरफ्तार करेंगे। तो ये भी याद रखने का एक तरीका है। इसके अलावा गिरफ्तारी के संबंध में पहला है कारण पूछने का अधिकार। कोई भी सिटी मजिस्ट्रेट या फिर कोई पुलिस वाला आपके पास आता है, गिरफ्तारी वारंट लेकर आता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया आप हमें किस केस के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पूछने का आपको अधिकार है। दूसरा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने का, जिस टाइम आपको गिरफ्तार करेंगे उसके 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने, वहां के जो भी न्यायालय होंगे वहां कोर्ट के सामने हाजिर करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें आवागमन ऐड नहीं होगा। अब यहाँ से 100 किलोमीटर हो तो आप बोलिए कि अब 24 घंटे के अंदर है तो 100 किलोमीटर जो आवागमन है, आने जाने का जो एरिया है, वो टाइम ऐड नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। दूसरा है मनपसंद कानूनी वकील करने का अधिकार या हायर करने का। आप जैसे ही अगर आपको पकड़ के ले गई या 24 घंटे के अंदर आपको उसने पेश कर दिया, उस समय पर आप अपने मनपसंद वकील को भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार में मानव व्यापार, बालाश्रम एवं बंधुआ मजदूरी। मानव व्यापार आपको पता है, छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर ले गए, एक देश से दूसरे देशों में इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट वहां से भी यहाँ पर ले आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है, बहुत से बच्चों को भी, महिलाओं को भी, बहुत सारी इसमें। इसके अलावा बालात श्रम, किसी भी फैक्ट्रियों में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों पर काम करते रहते हैं, जो कि खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी, कई वर्षों से उनके पुरखे अगर वो वर्क कर रहे, काम कर रहे हैं, उनका बेटा, उनका पुत्र, उनका मतलब एक उनका पूरा जो शुरू से लेकर लास्ट तक वो बंधुआ मजदूरी के रूप में एक ही व्यक्ति के पास अपना जीवन यापन कर देते हैं, तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है आर्टिकल 23। इसके अलावा आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उनके बच्चों को कारखानों में रोक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में रोक, ठीक है। तो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को आप आर्टिकल 24 के तहत कारखानों में कार्य नहीं करा सकते। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक है। अपना नेक्स्ट वीडियो जो आगे का आर्टिकल है आर्टिकल 25, वहां पर मैं सुप्रीम कोर्ट के रिट के बारे में बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्या है कैसा है,
तो इन सारी चीज़ों को मैं अभी क्लियर करूँगा। अपना दूसरा पार्ट जल्द ही जल्द आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे। और लगातार टेलीग्राम में आप लोग जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन दी हुई है टेलीग्राम से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।